1 घंटे टाइम देना पड़ेगा और यहाँ पे भी देना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से सीख सकें। ठीक है। तो शुरू करते हैं। स्पेस एजेंसी के बारे में जानेंगे कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी पावरफुल स्पेस एजेंसियां क्यों हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि स्पेस एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, किसी भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, उसको अगर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करना है, अगर उसको अपने नेशनल सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देना, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है ये समझना आपको जरूरी है। जैसे देखिए, इस समय जब 1951 में जब सोवियत यूनियन ने पहली बार दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था स्पुतनिक 1, तो स्पुतनिक 1 को लॉन्च करने के बाद पूरी अमेरिका में ये हड़कंप मच गया कि अब रसिया जो है हम लोगों पे अंतरिक्ष से भी नजर रख सकता है। और ये मात्र 20 से 25 किलोग्राम की सैटेलाइट थी, जिसको ग्लॉस कॉस्मोस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और आपको बता दें कि ये इतनी बेहतरीन, मतलब इतना बेहतरीन ये रॉकेट था, मतलब इतना बेहतरीन ये, मतलब उस समय स्पुतनिक था कि इसके बाद से 1957 से भी स्पेस एरा की शुरुआत हो गई। एक्सप्लोरेशन में बिल्कुल होड़ सी लग गई। इससे पहले भी मतलब रॉकेट पे वर्क होता था, लेकिन रॉकेट को एज ए ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूज किया जाता था। लेकिन इसके बाद से जैसे ही मतलब रसिया ने स्पेस में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, पूरी दुनिया में होड़ लग गई कि हर देश ने अपना स्पेस एजेंसी बनाना शुरू कर दिया। चाहे दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी हो, चाहे नासा हो, चाहे इसरो हो, चाहे आपका जेक्सा हो, रॉसकॉस्मोस हो, CNSA हो, जितनी भी बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया में, इसके बाद पूरी दुनिया में रेस ही लग गया। तो ये नेशनल सिक्योरिटी इस तरह बन गया कि जैसे कि अगर कोई आप पे ऊपर से देख रहा है, आपको आपकी हर एक्टिविटी को देख रहा है, जैसे हम कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। याद रखो, जब भी आप खाली जगह में हो, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, आपका मतलब कि घर नहीं है, आप बिल्कुल खुले आसमान के नीचे हो, तो ये समझ सकते हो कि कोई भी सैटेलाइट आपको ट्रैक कर सकती है, कोई भी सैटेलाइट आपकी लोकेशन बता सकती है। तो ये जो है, ये जो साइंटिफिक यानी कि जो आप समझ सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, पूरी दुनिया इसे मतलब समझौता नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कोई भी देश किसी भी देश पर निगरानी कर सकता था, जासूसी कर सकता था कि उस देश का डेवलपमेंट कितना हुआ है, उस देश में कितनी मिलिट्री है, कितनी आर्म फोर्सेज हैं, कितने उसके पास हथियार हैं, सारी चीजों का पता लगाया जा सकता था अंतरिक्ष से। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा मतलब सीरियस लिया गया और बहुत सारी स्पेस एजेंसी बनी पूरी दुनिया में। लगभग 72 कंट्रीज ने अभी तक अपनी स्पेस एजेंसी क्रिएट कर चुके हैं। और बात ये है कि हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप लोग का भी सवाल आएगा, आप आज क्लास में आए हो, पहले दिन रॉकेट साइंस का आप क्लास कर रहे हो, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इसको मतलब करना क्यों है। पूरी दुनिया में एक ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन को और हम सबको बचा सकती है, हम सब का फ्यूचर को सेव कर सकती है, वो है स्पेस की टेक्नोलॉजी और रॉकेट साइंस की टेक्नोलॉजी। रीजन क्या है, आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आपको उतना ज्यादा मतलब आप उसके ह्यूमन सिविलाइजेशन के उतना नहीं कर पाएंगे, मानवता के लिए उतना आप काम नहीं कर पाएंगे जितना आप एक में कर सकते हैं। अभी अपनी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। आप ये समझिए कि मैं ऐसा समझता था कि जब पहले मैं सुनता था और सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ता था, जब मैं छोटा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई शिप जैसा चीज होगा, स्पेसशिप जैसा, जो कि क्या बोलते हैं कि उसको अंतरिक्ष में उड़ा के ले आता होगा और फिर वहां से मतलब उसको लॉन्च करके फिर नीचे आ जाता होगा। तो हालांकि इसके बारे में मुझे पता भी चला जब मैं स्पेस शटल प्रोग्राम को देखा, लेकिन बाद में पता चला कि स्पेस शटल जो प्रोग्राम था वो बहुत ही निचले दर्जे का था। यानी इतने निचले दर्जे का था कि आप सोच सकते हैं कि सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में जाने के लिए लगभग 14 लोगों को खत्म कर दिया है। 14 बार, 2 बार उसका फेलियर हुआ, जिसमें 14 लोग मारे गए, 14 एस्ट्रोनॉट एक साथ खत्म हो गए। तो फिर इसके बाद से बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी बातें हुई। तो इसकी जरूरत जो है बहुत ही जरूरी है सबके लिए, हम सभी के लिए। रीजन क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही बेटर टेक्नोलॉजी है, और ये जो टेक्नोलॉजी है यही ऐसी एक टेक्नोलॉजी है एकमात्र पूरी दुनिया में जो कि ह्यूमंस को एक नए एरा में पहुंचा सकती है, एक नए सिविलाइजेशन के रूप में बना सकती है। तो इसी सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने सोचा कि हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। अपने देश में जो है सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अगर 100 लोग हैं, उसमें से अगर किसी 90 मतलब 100 लोगों को पूछा जाए, तो हमको लगता है कि सिर्फ 1 या 2 ऐसे लोग निकलेंगे जो कि कहेंगे कि मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा। रीजन क्या है कि सबको पता है कि सिर्फ हमको जॉब लेना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है जो दुनिया में आगे चल के मतलब कि मिसाल ना बने। उनको सिर्फ इतना ही करना है कि अपना काम चल जाए, बस उनको स्टे लो रखना है।
स्टे हाई नहीं रखना है। जब स्टे हाई रखोगे आप, तो आपका मतलब कि विजन बहुत दूर तक जाएगा। अब विजन कैसे आप बना सकते हो, विजन आपको बड़ा कैसे कर सकते हो आप, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि विजन को बड़ा करने के लिए आप बड़ा सोचो और उस पे खरे उतरो। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल्स है आपको, उसको अभी से तलाशना शुरू कर दो। जब मैं 10th में था तभी से मैं रॉकेट साइंस पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ते पढ़ते आज इतना मतलब योग्य हो गया। अब ईश्वर की कृपा रही कि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैंने बुक्स को पढ़ पढ़ के, इंटरनेट से जानकारियां ले लेके, और आज मैं इतना कैपेबल हो गया हूँ कि मैं आपको सबको पढ़ा सकता हूँ। तो इसकी सबसे बड़ी जरूरत यही है कि समझिए कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए यही एकमात्र ऐसा टूल है जिसको डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक हम लोगों को इंटरप्लेनेटरी बना सकता है। इंटरप्लेनेटरी का मतलब क्या होता है, हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा सकते हैं। शायद आपको भी पता होगा कि इस समय इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ हो चुकी है, उससे भी ज्यादा हो चुकी है। तो इतने ज्यादा पॉपुलेशन को हैंडल करना अपने देश के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। रिसोर्सेज कम है, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये रिसोर्सेज इतने कम पड़ जाएंगे कि हम सबको इस प्लेनेट को छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग आज से प्रयास कर रहे हैं कि अगर आज से हम कुछ ऐसा डेवलप कर लेते हैं, तो आगे चल के जो हमारी पीढ़ियां आएंगी, जो हमारी जनरेशन आएंगी, वो आसानी से ये जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जा सकेंगी, और हम लोग भी सपनों की उड़ान ले सकेंगे। हालांकि ये इतना इजी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग कभी हार नहीं मानते हैं। तो यही जरूरत है इस कोर्स का। पहले मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड के जितने भी रॉकेट इस समय एक्टिव हैं, जो हम बात नहीं करेंगे, जो का ये क्रैश कोर्स है, आपको 30 जून को ये खत्म हो जाएगा, और इसके बाद से आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी इंडियन स्पेस टीम की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स को करने के लिए। और एक हो सकता है कि 1 जुलाई या 2 जुलाई को आपका एक टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसके बारे में हमको जरूरत इसलिए है ताकि आपको स्टे हाई रखना, लंबी सोच रखना है, और देश के लिए कुछ इतना बेहतरीन करके जाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें। बस इतना ही है इसके बारे में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, इज ए पावरफुल टूल। तो सबसे पहले बात करते हैं CNES की। दुनिया की 10वीं सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी है। दुनिया में 10 स्पेस एजेंसियों में 10वें नंबर पे इसका आता है। ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, और ये जो है बहुत ही क्रिटिकल रोल को फॉलो करती है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, इसको मतलब सोचिए कि 1961 के बाद ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1961 में। और ये मेनली किसके लिए काम करती है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जितने भी रॉकेट का मतलब कि नीड पड़ता है, जितनी भी जरूरत पड़ती है, उन सबको कंप्लीट करने का काम कौन करता है, CNES कंपनी। ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। जैसे आप अपने यहाँ इसरो है, वैसे फ्रांस की स्पेस एजेंसी है ये CNES जो है बहुत ही ज्यादा कोलैबोरेशन करती है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा कोलैबोरेशन करके काम करती है, और कोलैबोरेशन की वजह से इनका नाम बहुत आगे है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये भी बहुत बेहतर है, और ये मेगास्ट्रॉपिक मिशन करने वाले हैं, जो इंडिया के साथ मिलके, इंडिया के इसरो के साथ मिलके, जो कि एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मेगास्ट्रॉपिक्स, ठीक है, उसको ये लॉन्च करेंगे। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से करते हैं। हालांकि उतनी पावरफुल स्पेस एजेंसी नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि दुनिया की चुनिंदा देशों में, दुनिया में लगभग आप समझिए कि 195 कंट्री से भी ज्यादा है, लेकिन कंट्री है जो खुद का रॉकेट डेवलप कर सकती है। इसमें नंबर 1 पे है USA, नंबर 2 पे है रसिया, नंबर 3 पे है चाइना, नंबर 4 पे है ब्रिटेन, और नंबर 5 पे है क्या बोलते हैं, नंबर 4 पे है फ्रांस, और नंबर 5 पे है चाइना है, और इंडिया है, ठीक है ना। टोटल 6 कंट्री हैं, जो कि ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटेन के पास खुद का रॉकेट नहीं है। हालांकि वो रॉकेट डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उनके पास नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्पेस एजेंसी है, ये बहुत ही मतलब एम्बिशियस प्रोजेक्ट को करती है, और ये समझिए कि ये जो स्पेस एजेंसी है, ये फ्रांस की बैकबोन मानी जाती है। हालांकि ये ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है। इसका जो एनुअल बजट है $1.01 बिलियन है, याद रखिएगा, $1.01 बिलियन है, जो कि 2016 के अनुसार है। अभी बढ़ सकता है, घट सकता है। हालांकि अधिकतर स्पेस एजेंसी अपने जो बजट को क्या करती हैं, क्लासिफाइड रखते हैं, किसी को बताती नहीं है कितना हमको बजट मिला है। लेकिन फिलहाल जो पब्लिक डोमेन में मतलब मौजूद है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये मिलकर बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे काम करती है, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है।
इसका मेन फोकस मार्केटिंग पे नहीं रहता है, मार्केटिंग पे मेन फोकस इसकी जो पेरेंट कंपनी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी उस पर रहता है। लेकिन ये जो कंपनी है ये ज़्यादातर इनोवेशन पे काम करती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काम करती है, साइंटिफिक रिसर्च पे काम करती है और नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का प्रयास करती है। और ये फ्रांस की स्पेस पॉलिसी को दर्शाती है। ये समझिए कि ये जो स्पेस एजेंसी है ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है। का गोल जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन ही है, किसी भी स्पेस एजेंसी का ये मेन गोल होता है। इसके कुछ पावरफुल रॉकेट्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनमें सबसे पावरफुल रॉकेट इसका एरियन 6 है जो अभी बनने वाला है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जल्दी लॉन्च होगा एरियन 6 रॉकेट। लेकिन अभी तक का जो पावरफुल इसका रॉकेट है एरियन 5 ESA है। एरियन 5 के 2 वर्जन है, आपको साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला एरियन 5 के ये जो 2 वर्जन है ये वाले, ये बहुत ही पावरफुल वर्जन है दोनों, एक ESA है और एक ये है, ठीक है ना। जब एरियन 5 पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। इसके अलावा जो बाकी की ये जो 4 रॉकेट आपको दिख रहे हैं ये पहले सर्विस में थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं, जिसमें एरियन 1, एरियन 2, एरियन 3 और एरियन 4 है। एरियन 4 भी इसका वर्क हॉर्स रॉकेट रहा है इस कंपनी का, इस स्पेस एजेंसी का। ये देखते हैं नंबर 9 पे समझिए DLR था इस बार, यानी कि जो जर्मनी की स्पेस एजेंसी थी वो थी, लेकिन उसको रिप्लेस कर दी यूएई की स्पेस एजेंसी ने। इसका नाम है यूएसए जो स्पेस एजेंसी, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड अरब अमीरात स्पेस एजेंसी। यानी यूएई जो है, जो दुबई जिसको हम लोग कहते हैं, दुबई की भी एक स्पेस एजेंसी है जो कि इस समय मतलब पहले टॉप 15 में थी, लेकिन अभी के मतलब कि वहां से प्लेस होकर के, जब मैं पढ़ा था इसके बारे में तो इसके जगह पे DLR था। लेकिन मैं जब चेक किया इसके बारे में कि इस समय कौन सी बड़ी बेहतरीन स्पेस एजेंसी है तो उसमें इसका रैंक बढ़ गया है, ये 9 नंबर पे आ गई है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो स्पेस एजेंसी है ये रैपिडली एक्सप्लेन्ड, ये समझिए कि एक इसका सबसे बड़ा जो इसका बूम आया, इसका जब सबसे बड़ा मतलब इसका डेवलपमेंट कब हुआ, जब इसने 2020 में इसने होप मिशन को लॉन्च किया। होप एक मार्स एक्सप्लोरेशन, इन्होंने एक ऑर्बिटर को भेजा था। ऑर्बिटर क्या होता है जब आगे पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे। 3 तरह की चीजें होती हैं, ऑर्बिटर होता है, लैंडर होता है, रोवर होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं प्रोब का अलग काम होता है, स्पेस क्राफ्ट का अलग काम होता है। ये सब चीजें अलग अलग होती हैं, इस बारे में बताएंगे। जो ऑर्बिटर होता है किसी भी प्लेनेट के ऑर्बिट में रख के केवल उसी प्लेनेट की परमानेंट स्टडी करता है जब तक उसके पास फ्यूल है, जब तक उसके पास ऊर्जा है, जब तक वो काम कर रहा है। लेकिन जो लैंडर होता है वो क्या करता है, उस प्लेनेट पे लैंड करता है, यानी उस प्लेनेट पे मतलब उसके धरती को छूता है। इस तरह के जो मतलब इक्विपमेंट होते हैं उसको लैंडर कहा जाता है। जैसे कि इंडिया का भी एक लैंडर था जो कि फेल हो गया 2019 में, जिसका नाम था विक्रम लैंडर। हालांकि 2023 में इस साल भी चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है जुलाई में, जब होगा तो बताएंगे आपको। तो इन्होंने एक ऑर्बिटर लॉन्च किया और इनका इतना बेहतरीन अचीवमेंट था कि ये भी इंडिया के बाद पहली ऐसी कंट्री बन गई जो कि पहले ही प्रयास में जो मार्स में अपना ऑर्बिटर भेज पाई। इससे पहले इंडिया ने दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जो कि पहले प्रयास में एक ऑर्बिटर को उसके ऑर्बिट में भेज पाई। तो इसीलिए इनका जो है ज्यादा अप्रोच बढ़ गया, इनका मतलब कि इनका जो सक्सेस रेट है बढ़ने के कारण इनका रैंक भी बढ़ गया है, ठीक है। इसके बाद से ये सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन पे फोकस कर रहे हैं और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो होती है वो देश आपको नहीं देते हैं, कोई भी कंट्री। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम एक रॉकेट इंजन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आप जब डेवलप करने जाओगे तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी कंट्री जो होती है या तो वो स्टेप बाय स्टेप सीखे, नहीं तो दूसरे देश से अगर जल्दी करना चाहती है उस मिशन को तो दूसरे देश से कोलैबोरेशन कर ले। इन्होंने दूसरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कि ये किसी भी देश मिलकर टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। आज जो ये होप मिशन लॉन्च हुआ था इनका, ये इसी पे बेस्ड था। रीजन क्या है कि जो इसका रॉकेट जिसका यूज किया गया था वो स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट था और इसका जो स्पेस प्रोब था इन्होंने खुद नहीं डिजाइन किया था, बहुत सारे कंट्रियों से इन्होंने कोलैबोरेशन करके उसको डिजाइन किया था। और उसके बाद इनका आगे जो मिशन है UACA का, ये सबसे बड़ा मिशन है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को कंडक्ट करना चाहते हैं, यानी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं ये अपने देश के, ठीक है। तो ये इनका सबसे बेहतरीन गोल है।
हालांकि मैं मतलब बहुत ज्यादा शौक हूँ कि एशिया में ये तीसरी चौथी ऐसी कंपनी है, चौथी ऐसी कंपनी है, स्पेस एजेंसी है जो कि मतलब खुद की स्पेस एजेंसी क्रिएट किया है इस देश ने। हालांकि इससे भी मतलब पावरफुल देश हैं आसियान में। आसियान उसको बोलते हैं, आसियान कंट्री मतलब जो कि खाड़ी के देश हैं होते हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, चीन हो गया, सोमालिया हो गया, सूडान हो गया, ये सब जो देश हैं इनको आसियान कंट्री बोला जाता है। तो आसियान कंट्री में पहली कंट्री है जिन्होंने मतलब खुद का स्पेस एजेंसी क्रिएट किया। और ये मतलब ये समझिए कि ये आपसी लड़ाइयों से हट के और ये स्पेस के बारे में सोचे हैं, अंतरिक्ष के बारे में सोचे, ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। चलिए नंबर 8 पे आती है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। हालांकि पिछली बार ये नंबर 7 पे थी, लेकिन इस बार खिसक के नंबर 8 पे आ गई है। इसको कब बनाया गया था? 1989 में। समझिए कि नासा का ये साइड एजेंसी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए काम कौन करता है, CNES से करती है, ES करती है, जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी, ये किसके लिए काम करती है? ये नासा के लिए ज्यादातर काम करती है, उसी के साथ मिलकर बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन करती है, ठीक है ना। और ये जो स्पेस एजेंसी है ये समझिए कि कनाडा का है, जो कि USA का एक पड़ोसी देश है। और ये स्पेस पे ज्यादा, ये नॉलेज पे ज्यादा फोकस करते हैं। कुछ भी करें इनको ये मतलब नहीं है कि हम स्पेस में डोमिनेंस है कि कैसे भी करो स्पेस के बारे में, भले कोलैबोरेशन करना पड़े, दूसरे से हेल्प लेना पड़े, लेकिन क्या करो कि अंतरिक्ष में अपना मतलब नॉलेज इकट्ठा करो। अंतरिक्ष का जो भी नॉलेज है, यानी स्पेस सेक्टर का जो भी नॉलेज है, केवल इनको नॉलेज से मतलब है, बाकी कोई चीज से मतलब नहीं है कि हम कंपटीशन में आगे हैं कि पीछे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ये कंपनी करती है। इनका एक जो चीज है बड़ा बेहतरीन है, रोबोटिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये अंतरिक्ष में जो इनका, ये आप देखते होंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो रोबोटिक्स आर्म है, यानी कि जो एक किसी भी बाहरी चीज को पकड़ के और अंतरिक्ष एजेंसी के मतलब स्पेस स्टेशन के अंदर करता है, यानी जो रोबोटिक्स है और स्पेस टेक्नोलॉजी पे कमर्शियल स्पेस सेक्टर पे भी काम कर रही है। और ये समझ रही है कि ये समझ लीजिए कि ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप, जो स्पेस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे कि स्पेस सेक्टर में जो नई नई कंपनियां आ रही हैं, जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, एक बात तो ध्यान दीजिए कि पूरी दुनिया में 2030 तक जो कमर्शियल मार्केट है रॉकेट साइंस का, वो लगभग $1 ट्रिलियन होने वाला है। यानी इसमें ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एजेंसी का, किसी भी कंपनी का। तो इसीलिए बहुत सारे देश की कंपनियां, लगभग समझिए इंडिया में भी लगभग 352 ऐसी कंपनी आ चुकी हैं जो स्पेस सेक्टर पे वर्क कर रही हैं, जो रॉकेट बना रही हैं और दूसरी चीजें कर रही हैं। तो ये वास्तव में बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है आने वाले टाइम में, कि आने वाले टाइम में अगर जो व्यक्ति रॉकेट साइंस पढ़ लेगा या स्पेस टेक्नोलॉजी को अच्छे से डेवलप कर लेगा, उसका मतलब सफल होने का संभावना ज्यादा हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कि वो इंसान ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, इसका सबसे बड़ा फोकस मेन पॉइंट है स्पेस सेक्टर, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इसका सबसे बड़ा विजन ये है कि कुछ भी करो लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए इतना काम करो, इतना नॉलेज इकट्ठा कर लो कि ह्यूमैनिटी यानी मानवता को बचाया जा सके। अब आ गया सबसे दादाजी, यानी सबका बॉस, स्पेस एक्स। ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। हालांकि इसका भी रैंकिंग खिसक गया है। रीजन क्या है कि ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और इसने ज्यादातर टेक्नोलॉजी डेवलप तो किया है, लेकिन अभी भी सरकारी कंपनियों की तुलना में ये कम टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाई। हालांकि रॉकेट में मास्टरी कर लिया इन्होंने। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी एक तरफ और स्पेस एक्स अकेले एक तरफ, तभी भी ये उनसे आगे निकल जाएगी। रीजन क्या है कि इनका कैडेंस बहुत ज्यादा करते हैं, एक महीने के अंदर 2-3 रॉकेट लॉन्च करते हैं। सोचिए अभी आज ही एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है इनका, इसके बाद अभी लगभग 5-6 दिन पहले एक रॉकेट लॉन्च हुआ है। मतलब इतना स्पीड से ये लोग रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं कि हमको लगता है कि पूरी दुनिया में कोई भी स्पेस एजेंसी इनके आसपास भी नहीं है कि चलो भाई ठीक है हम आपके आसपास हैं, कि हम आप एक दिन एक महीने में 2 लॉन्च कर रहे हो तो हम 1 लॉन्च कर दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इनका कैडेंस बहुत हाई है, यानी कि बहुत ही तेजी से ये रॉकेट को लॉन्च करती हैं। तो सबसे बड़ा ये इनके सबसे बड़ा अचीवमेंट इनका रहा है। इस कंपनी को 2002 में एलन मस्क ने एस्टैब्लिश किया था इसको, इस स्पेस एजेंसी को।
और ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी काम कर रही है इस समय, बहुत ही बेहतरीन की टेक्नोलॉजी है, रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी। स्पेस एजेंसी है ना, ये रीयूजेबल रॉकेट, पहले ऐसा नहीं था, पहले भी रीयूजेबल रॉकेट बनाए जाते थे लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं होते थे, लेकिन ये स्पेस एजेंसी जो जब आई फाइन कर दिया कि ये समझिए कि ऑलमोस्ट 28 मिलियन, यानी कि समझिए जितना रॉकेट इंडिया जिस बजट पे रॉकेट लॉन्च करता है उसी बजट में ये भी रॉकेट लॉन्च का इतना ज्यादा लॉन्चिंग है क्योंकि इनका स्टारलिंक मिशन है, अभी आगे बताएंगे स्टारलिंक क्या है। फिर इसके अलावा फाल्कन रॉकेट्स पे इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, और इसका जो पेलोड डिलीवरी है सोचिए 11 टन, यानी कम 11,000 किलोग्राम के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में रखता था, लेकिन उसी फाल्कन 9 रॉकेट को रिफाइन कर दिया, इतना ज्यादा रिफाइन कर दिया, उसको इतना अच्छा बना दिया कि वही फाल्कन 9 रॉकेट अब पता है कितना पेलोड लेके जाता है, उससे डबल, यानी कम से कम 23 टन एंड 23,000 किलोग्राम के पेलोड को उठा सकता है। अब फाल्कन रॉकेट में इसका सबसे पावरफुल रॉकेट इस समय है फाल्कन हैवी, जो कि लगभग 63 टन यानी 63,000 किलोग्राम के पेलोड को उठा सकता है। ड्रैगन बनाया, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दो तरह के हैं, एक कार्गो ड्रैगन है, एक क्रू ड्रैगन। कार्गो ड्रैगन क्या करता है कि केवल सामान जो होते हैं ना, केवल कार्गो को जो होता है अंतरिक्ष में पहुंचाता है, यानी कोई भी सामान है खाने पीने वाला जो एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं डेली बेसिस पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उनको भेजने का काम करता है ड्रैगन स्पेस के कार्गो ड्रैगन। और जो क्रू ड्रैगन है उसमें अंतरिक्ष यात्रियों को ये लॉन्च करता है। तो दुनिया में ये भी एक ऐसा रॉकेट है जो कि ह्यूमन रेटेड है, यानी इंसानों को लेके जा सकता है। इसके अलावा इनका जो सबसे पावरफुल रॉकेट है ईवर बिल्ड, यानी ह्यूमन ईवर बिल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट इज स्टारशिप रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया है। हालांकि ये फेल हो गया, लेकिन देखिएगा 2-4 महीने बाद ये फिर से उसी को लॉन्च करके सक्सेसफुल करके दिखाएंगे। ये फुल्ली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये क्या कर सकता है, ये स्पेस रिफ्यूलिंग कर सकता है, ये अंतरिक्ष में ये एक रॉकेट से दूसरे रॉकेट को फ्यूल दे सकता है, ऐसा समझिए। दूसरी चीज ये जो है जितना ये पेलोड लो सकता है, यानी 100 टन, सोचिए 1 लाख किलोग्राम के पेलोड को ये कहाँ ले जा सकता है, मार्स पे डायरेक्ट, मंगल ग्रह पे। इसके अलावा इनका एक और मिशन है स्टारलिंक एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है कि एक साथ सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे अंतरिक्ष में कि अगर आप अपने घर पे सिर्फ एक एंटीना लगा देते हो, आपको इतनी कि आपको फाइबर ऑप्टिक केबल से नहीं मिलती है। लेकिन क्या किसी का एंटीना लगाइए, आप इस पे 2 जीबीपीएस पे हो जाएगा। जीबीपीएस की बात कर रहे हैं, जीबीपीएस, और लगभग 30 या 20 जीबीपीएस के आसपास चला जाएगा। इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, लॉन्च किया है, जिसमें अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में, याद रखिएगा धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में, धरती का कई सारा ऑर्बिट होता है और हाई अर्थ ऑर्बिट, इन तीनों का तो इन्होंने इस लो अर्थ ऑर्बिट में धरती का 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में ये 42,000 सैटेलाइट, एक दो नहीं, ध्यान सुनिए, 1-2 सैटेलाइट नहीं, 42,000 सैटेलाइट्स। इंडिया का टोटल सैटेलाइट अभी पता है अंतरिक्ष में कितना है, ज्यादा नहीं है, 25 सैटेलाइट्स है इंडिया के पास अभी अंतरिक्ष में, लेकिन ये पता है कितना लॉन्च करने वाले हैं, 42,000 सैटेलाइट। पूरी दुनिया की सैटेलाइट में मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इतना ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है अंतरिक्ष में स्टारलिंक के मिशन के जरिए। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा फोकस है मार्स कॉलोनाइजेशन पे। एलोन मस्क का एक ही बात है, बस वो पूरी दुनिया कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं, हमको मार्स जाना है, ठीक है ना। और कमर्शियल टूरिज्म करने के लिए, घूमने के लिए, तो टूरिज्म के लिए में जाना चाहता है तो उसके लिए उनको भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये जो स्पेस एजेंसी है ये आई, लेकिन फिर से इसने स्पेस एरा का शुरुआत कर दिया है, पूरी दुनिया में कंपटीशन बढ़ती डोमिनेट करना चाहती है। इस टाइम में इसका ज्यादा इसका मतलब समझिए कि डिमांड होने वाला है, इस व्यक्ति बुद्धिमान है, ये इस पे काम कर रहा है। अब चलिए इसके पावरफुल रॉकेट्स के बारे में बात करते हैं। फाल्कन फैमिली
सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया फाल्कन 1। इसके बाद से इनको नासा से मिला कॉन्ट्रैक्ट $2.8 बिलियन का। एलोन मस्क को इतना महान क्यों कहा जाता है, इतना अच्छा क्यों कहा जाता है? रीजन यही है कि जब उनसे कहा गया कि इनका जो फाल्कन 1 रॉकेट था जब ये फेल हो गया, तो उस टाइम उनके जो न्यूज एंकर्स थे तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता है कि आप कोई रॉकेट साइंस की कोई पढ़ाई नहीं किए हैं आप, तो फिर भी आप रॉकेट बनाने क्यों चले गए, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं? उन्होंने कहा कि मुझे नॉलेज है। फिर बोले आप फेल क्यों हो गए? तो बोले भाई ये रॉकेट साइंस है, फेल हो सकते हैं। 3 बार फेल होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमको मतलब लोग बोले उनको कि हो सकता है आपको क्या करना चाहिए, रॉकेट कंपनी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि आपसे नहीं हो पाया। बोले 1 मोर टाइम वी आर नेवर गिव अप, यानी मैं फिर से एक बार प्रयास करूंगा और मैं इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया और फाल्कन 9 सक्सेसफुल, फाल्कन 1 सक्सेसफुल हो गया और इसको नासा ने $1.8 बिलियन, सोचिए $1.8 बिलियन का लगभग 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसके बाद इन्होंने बनाया फाल्कन 9 वर्जन 1 जो आपको साइड में दिख रहा है। फिर वर्जन 1.1 बनाए, फिर फाल्कन फुल थ्रस्ट बनाए, FT का मतलब होता है फुल थ्रस्ट। फिर फाल्कन 9 ब्लॉक 5 बनाए और 2018 में फाल्कन हैवी बनाए। फिर ग्रासहोपर से इन्होंने परीक्षण करना शुरू किया, फाल्कन 9R बनाए, फाल्कन 9 फुल थ्रस्ट बनाए इन्होंने। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी वहीं नहीं रुके, इसके बाद बनाया स्टारलिंक, इसके बाद बनाया स्टारशिप प्रोजेक्ट। और स्टारशिप में बहुत सबसे पहले बनाए लूनर स्पेसक्राफ्ट जो आपको साइड में दिख रहा है, फिर स्टारशिप HLS, फिर स्टारशिप, बहुत सारा प्रोजेक्ट इनका है। तो पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल से आपको बताएंगे। तो स्पेस एक्स के ये जो रॉकेट्स हैं ये उसकी बैकबोन है। ये समझ लीजिए कि स्पेस एक्स अगर आज तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया उसमें। और इन्होंने एक काम सबसे पहले करके दिखाया कि मैं आपको उतने दिन में रॉकेट दे दूंगा जितने देर में आप ऑर्डर देते हैं किसी को। यानी ऑर्डर देने का मतलब क्या है कि आप ऑर्डर देते हो तो पहले कई सारे एग्रीमेंट करते हो कि हाँ आपको मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, आप लॉन्च कर दीजिए। आपने इनको सिर्फ फोन किया और ये 6 से 7 दिन 15 दिन के अंदर आपको रॉकेट लॉन्च करके दे देंगे। इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बिल्डअप किया है। मैं सोचता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है हमको कि काश ऐसी स्पेस एजेंसी अपने देश में भी होती, और होगी, जरूर होगी। हम सभी प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। चलिए, और नंबर 6 पे आती है जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA। ये जापान की स्पेस एजेंसी है और इसका मेन जो काम है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। ये भी बहुत ज्यादा काम करती है, साइंटिफिक नॉलेज पे ज्यादा वर्क करती है। इनका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होता है, याद रखिएगा, जापान की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस होती है। ये पीसफुल काम करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और यूटिलाइजेशन के लिए। JAXA का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये ह्यूमैनिटी को है, यानी सब लोग मानवता के लिए काम करना चाहते हैं कि हम लोग भी अंतरिक्ष में जाएं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा परेशान है, यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग नासा के साथ मिलके। और दुनिया का सबसे बड़ा जो मॉड्यूल है जिसका नाम है क्यू मॉड्यूल, जो कि लगा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे यानी ISS पे लगा हुआ है, उसको इन्होंने ही बनाया है। और जैसे कि आपको बता दें कि इंडिया जैसे अलग अलग देश के एस्ट्रोनॉट को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं यानी स्पेस ट्रैवलर होते हैं तो दुनिया में अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। जैसे कि अमेरिका में जाओगे तो अपने जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहता है। अगर उसके बाद रसिया में जाओगे तो रसिया क्या कहता है, अपने जो मतलब कि क्या बोलते हैं कि स्पेस जो ट्रैवलर होते हैं यानी जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको पता है क्या कहता है, उनको कहता है कॉस्मोनॉट। वैसे ही जापान उनको कहता है ताइकोनॉट्स, चाइना कहता है ताइकोनॉट्स कहता है, और चाइना पता नहीं क्या बोलते हैं, अजीब सा नाम है। तो ताइकोनॉट्स उसको भी शायद बोलता है, इंडिया कॉस्मोनॉट्स बोलता है, ठीक है। और अलग अलग स्पेस एजेंसियां अपने अपने मतलब उनको अलग अलग नाम से जानती हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को। तो इनका जो सबसे मेन गोल है, सबसे बेहतरीन जो चीज है JAXA का, कि ये लोग टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं। और ये जो स्पेस एजेंसी है इसके पास भी दुनिया में ऐसी कैपेबिलिटी है कि रॉकेट डेवलप कर सकती है, रॉकेट बना सकती है। इनका जो सबसे पावरफुल रॉकेट है वो H3 रॉकेट है, H330S सबसे पावरफुल रॉकेट है। और इसको इसी साल इन्होंने लॉन्च किया और ये फेल हो गया, याद रखिएगा, इसी साल लॉन्च हुआ है और फेल हो गया ये H330S रॉकेट। तो H322S है, H322L है, H324L है।
इसके अलावा दुनिया का सबसे जो छोटा रॉकेट है वो भी इन्हीं के पास है, जिसका नाम है एप्सिलॉन रॉकेट। ये आप इधर देख सकते हैं, एप्सिलॉन रॉकेट है ये। तो एप्सिलॉन रॉकेट जो है दुनिया का सबसे छोटा रॉकेट है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारा साउंडिंग रॉकेट इनके पास है, जैसे L4S, M4S, M3C, M3H, M3S, M3S2, M5। तो ये सारे इसके रॉकेट हैं। तो ये JAXA जो स्पेस एजेंसी है ये भी बहुत अच्छी है, आप इसके बारे में भी और डिटेल से पढ़ सकते हैं। हालांकि ये क्रैश कोर्स है तो ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे हम, इतना बता देते हैं कि ये जो JAXA है, JAXA दुनिया की 6वीं सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी है। तो 5 स्पेस एजेंसियों के बारे में हम बात कर चुके हैं, और बाकी की जो स्पेस एजेंसी हैं उनके बारे में हम लोग कल फिर से चर्चा करेंगे इस क्लास में। ये जो है ये 2 पार्ट में रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा के हम निकल जाए, ठीक है। स्पेस एजेंसी के तो थैंक्स फॉर एवरीवन द क्लास। एनी क्वेश्चन? होमी भाभा जी ने उसको डिजाइन किया था, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। उसके बाद से उनके साथ एक और बहुत ही काबिल वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विक्रम साराभाई। उन्होंने प्रपोजल रखा उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके पास, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप लोग जानते होंगे। उन्होंने मतलब उनके सामने प्रपोजल रखा गया कि हम लोग को भी स्पेस सेक्टर में काम करना चाहिए, क्योंकि 1957 में सोवियत यूनियन पहली बार स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका था। इसे पूरी दुनिया में कब की दहशत था कि अब हम लोगों को नई टेक्नोलॉजी की तरफ यानी स्पेस एरा की तरफ जाना चाहिए, जिसकी वजह से उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे इनको मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फैसला लिया कि हम लोग एक नई स्पेस एजेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जो इंडिया का जो परमाणु मतलब कि प्रसार मतलब परमाणु वाला जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ। उन्होंने किया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन को स्पेस के साथ इंटीग्रेट कर दिया और नाम रखा उसकी नई स्पेस एजेंसी उन्होंने बनाया, इसका नाम रखा इनको स्पार्क, ठीक है। तो इनको स्पार्क बनी 1963 में। उसी समय 1963 में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, जो कि अमेरिका से लिया गया था, जिसका नाम था अपाचे रॉकेट। वो इंडिया का नहीं था बल्कि अमेरिका से हम लोगों ने लिया था। उसको लॉन्च करके हम लोग पहले प्लाज्मा क्लाउड को, सल्फर क्लाउड को हमने ऑब्जर्व किया था। और इसके बाद से इन्होंने उसी रॉकेट को मतलब मॉडिफाई करके उसी रॉकेट से सीख लेके इन्होंने अब हम लोगों ने खुद का रॉकेट डेवलप किया, जिसका नाम रखा रोहिणी सीरीज का रॉकेट। रोहिणी सीरीज के रॉकेट में बहुत सारे रॉकेट आते हैं, जैसे कि रोहिणी 64, रोहिणी 75, फिर रोहिणी के अलग अलग वेरिएंट आते हैं। ये साउंडिंग रॉकेट से याद रखिएगा, ये एक्चुअल रॉकेट नहीं है। देखो, एक्चुअल रॉकेट और साउंडिंग रॉकेट में अंतर होता है। जो साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए जाते हैं, वो कुछ सेकंड के लिए ही काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने उसको एटमॉस्फेयर में भेजा, 2-4 सेकंड तक एटमॉस्फेयर में गया और फिर वो क्या होते हैं, एंड हो गया, खत्म हो गया, रॉकेट का फ्यूल वहां पे लटक गया। तो इसके बाद से जो मतलब कि ये समझिए कि उसमें एक सेंसर लगाया जाता है सिर्फ एरोडायनेमिक ड्रैग को देखने के लिए, एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए।
और जो एटमॉस्फेरिक स्टडी है उसके लिए उसका यूज किया जाता है साउंडिंग रॉकेट्स का, लेकिन वो एक्चुअल रॉकेट नहीं होते हैं, सैटेलाइट को नहीं लेके जा सकते हैं, छोटे रॉकेट्स होते हैं। क्या कहा जाता है, लॉन्च व्हीकल या लॉन्चर, ठीक है। तो इसके बाद से क्या हुआ, 1963 में हम लोग का परीक्षण किया। इसके जस्ट 6 साल बाद 1969 में इसरो को एटॉमिक एनर्जी कमीशन से अलग करके, डिटैच करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया, जिसका नाम रखा गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ कि इसरो के इस्टेब्लिशमेंट के बाद इन्होंने बहुत सारा मिशन, इशू होगा अगर वॉइस नहीं आ रही है तो बाकी लोगों को तो आ ही रही होगी, ठीक है। सबसे पहले भारत का खुद का जो सैटेलाइट था उन्होंने बनाया 1975 में, जिसका नाम था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को इसको रखिए, रसिया का जो रॉकेट था उसका नाम था कॉस्मोस रॉकेट, उससे ये अंतरिक्ष में गया और 15 सालों तक लगातार काम किया। इसके बाद इंडिया ने खुद का बनाया हुआ को लॉन्च किया 1981 में, जिसका नाम था एप्पल, और खुद के द्वारा बनाया गया और खुद के रॉकेट से छोड़ा एप्पल सैटेलाइट। और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और इंडिया रॉकेट्स बनाते गया और डेवलपमेंट हुआ। 1993 में PSLV प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद से सबसे पहले 2008 में इन्होंने चंद्रयान भेजा,